स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने राजस्थान के विस्तार के बारे में स्टडी कर ली। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आज कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है अरावली पर्वतीय भौतिक प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, अथवा जिसे हम कहते हैं हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। तो अगर देखिए हम राजस्थान के मैप में बात करें, तो देखो ये है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एवं ये रहा हमारा अरावली का प्रदेश, ये अरावली है हमारा। इसके अलावा यह पूर्वी मैदानी प्रदेश एवं यह हाड़ौती का पठार। तो इस प्रकार से राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम इसके बारे में कुछ और डिटेल से पढ़ते हैं कि ये जो भौतिक प्रदेश है, अगर इनका हम समय काल देखें कि समय काल किस प्रकार से है इनका, तो देखिए राजस्थान, अगर इसका हम इन भौतिक प्रदेश को अगर डिटेल से देखें तो 4 हमने भौतिक प्रदेश देखे हमारे। इन चारों भौतिक प्रदेशों में ये 4 भौतिक प्रदेश हैं हमारे। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा जो है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा जो है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश एवं चौथा है दक्षिण पूर्वी पठार। अब देखिए सबसे पहले तो यह किसके अवशेष माने गए हैं, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है। तो मरुस्थल की जो उत्पत्ति हुई है वो टेथिस सागर से हुई है, या टेथिस सागर के अवशेष है। इसके अलावा जो अरावली है वो गोंडवाना लैंड के भाग है, एवं जो पूर्वी मैदान है वो गंगा यमुना द्वारा लाई गई मृदा से बने हुए हैं, एवं जो दक्षिण पूर्वी पठार है वो गोंडवाना लैंड के ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित हुए हैं। अब अगर इनके काल की बात करें कि किस काल में बने हैं, तो ये नियोजोइक काल में बने हुए थे, ये अजोइक काल में बने हुए हैं, ये भी नियोजोइक काल में है, और ये मेसोजोइक या फिर मिसोजोइक काल में है। ये मिसोजोइक काल में है, मिसोजोइक काल में है। और हम बात करें, देखिए नियोजोइक अगर हम मरुस्थल की बात करें तो ये नियोजोइक महाकल्प के भी प्लेस्टोसीन युग में बना हुआ है, जबकि यह एजोइक के प्री कैम्ब्रियन में बना हुआ है, और यह नियोजोइक के प्लेस्टोसीन में ही बना हुआ है, एवं यह अगर दक्षिण पूर्वी पठारी की बात करें तो क्रिटेशियस युग में बना हुआ है। अब देखिए अगर हम इनके क्रम की बात करें कि इनका क्रम, तो सबसे पुराना कौन है इसमें, तो देखिए अगर हम इनका क्रम के पुराने से नए में कीजिए तो सबसे जो प्राचीन है वो है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। है सबसे प्राचीन की अगर हम बात करें, एवं उसके बाद में सबसे प्राचीन कौन है हमारा अरावली। उसके बाद में अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्वी पठार, 3rd नंबर पर आता है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश, हम 4थे नंबर पर आता है हमारा मरुस्थल। यानी कि अगर इन चारों प्रदेशों में सबसे नवीनतम की बात करें तो सबसे नवीनतम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एवं सबसे पुराने की बात अगर हम करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश सबसे पुराना है। अब देखिए अभी मैंने देखा कि जो अरावली है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ये गोंडवाना लैंड क्या है, अगर हम इसकी बात करें, देखिए कि जो सबसे पहले प्रारंभ में जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था, पूरा जो संसार था, देखिए उसमें जितनी भी ज़मीन है हमारी पृथ्वी की वो सारी की सारी जुड़ी हुई ज़मीन थी, सारी की सारी जुड़ी हुई थी। पहले ये सारी ज़मीन जुड़ी हुई थी और उसके चारों तरफ पानी था, ये सारा का सारा उसके चारों तरफ पानी था, ये पानी था चारों तरफ। तो देखिए इनका जो नाम देखें, जो भूमि थी वो पूरी की पूरी जुड़ी हुई थी, कोई भी महाद्वीप नहीं था, एशिया यूरोप ये कोई अलग अलग नहीं थे, सारा एक ही था। तो इस सभी जो स्थल मंडल उसको पेंजिया कहा जाता था, जबकि उसके चारों तरफ जो जल था उसको हम कहते थे पेंथालासा, इनको ये कहा जाता था। समय के साथ में क्या हुआ कि ये जो हमारी भूमि है, ये जो पेंजिया है, इसके 2 टुकड़े हो गए। और देखिए अब हम दूसरे वाले चित्र में देखेगा तो एक टुकड़ा ऊपर की तरफ चला गया, एक टुकड़ा नीचे की तरफ आ गया। तो जो नीचे की तरफ जो टुकड़ा आ रहा है इसको हमने कहा गोंडवाना लैंड, और जो ऊपर की तरफ जो जा रहा था उसको हमने कहा अंगारा लैंड। और देखिए इन दोनों टुकड़ों के मध्य में पेंथालासा का पानी भर गया, और इन दोनों टुकड़ों के बीच में जो पानी आया उसे हमने कहा टेथिस सागर।
तो देखिए हमारा जो अरावली और जो हाड़ौती है वो तैतीस सागर का अवशेष है। सॉरी, जो अरावली और जो हाड़ौती है वो गोंडवाना का भाग है, जबकि जो हमारा मरुस्थल है वो तैतीस सागर का हिस्सा है। अब देखिए किस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा मरुस्थल है वो तैतीस सागर का ही एक हिस्सा है। इसमें क्या क्या अवशेष है या फिर क्या क्या इसके प्रमाण है जिससे हम कह सकते हैं कि रेगिस्तान, जो हमारा रेगिस्तान है वो तैतीस सागर का हिस्सा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या क्या है इसमें। सबसे पहला जो है कि तैतीस सागर के अवशेष देखते हैं मरुस्थल में। यहाँ पर जीवाश्म खनिज मिलते हैं जो कि समुद्र में ही पाए जाते हैं, समुद्री जगहों पर पाए जाते हैं। पेट्रोलियम, कोयला एवं प्राकृतिक गैस, जीवाश्म खनिजों का मिलना भी हमें प्रूव करता है। इसके अलावा यहाँ पर अवसादी चट्टानों की प्रधानता है मरुस्थलीय भाग में, जिससे पता चलता है कि यहाँ तैतीस सागर का अवशेष है। एवं यहाँ पर मछली के अवशेष भी मिले हैं कुलधरा ग्राम जैसलमेर में। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक जीवाश्म पार्क भी है जिसे हम आकल गांव जीवाश्म पार्क कहते हैं, जो कि जैसलमेर में है। और यहाँ पर जुरेसिक काल के अवशेष हैं। अब यहाँ पे राजस्थान में मरुस्थल में खारे पानी की झीलें पाई जाती है, जिससे भी ये पता चलता है कि यहाँ पर प्राचीन समय में समुद्र रहा होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मरुस्थलीय भाग है राजस्थान का, जो मरुस्थल है, जो पश्चिमी मरुस्थल है, वह तैतीस सागर का अवशेष है। और इसके देखिए बुक एग्जाम में कई प्रमाण पूछे हो तो इनमें से कोई पूछ सकता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए अब हम इनका विस्तार से देखते हैं। देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, हम सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। तो हमने देखा कि राजस्थान के भाग को चार भागों में, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को चार भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी मरुस्थल, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग एवं हाड़ौती का पठार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। देखिए यह सबसे पहले 12 जिलों में विस्तृत है, 12 जिलों में यह विस्तृत है। एवं यह राजस्थान की अगर बात करें तो न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। चारों भौतिक प्रदेश में सबसे निम्न जनसंख्या यहीं पे पाई जाती है, निम्न जनसंख्या घनत्व यहीं पाया जाता है। इसका अगर कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो इसका 2,09,042 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, जिसमें से 1,75,000 पूरी तरीके से मरुस्थल है। एवं यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है। एवं यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या की 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, यानी कि राजस्थान की 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो यह तो था राजस्थान के संदर्भ में। देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें विश्व के संदर्भ में, तो जितने भी मरुस्थल है उसमें यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है विश्व में। और यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जितने भी मरुस्थल है उनसे कंपेयर करें अगर, तो यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखिए और राजस्थान में ऋतु चक्र का नियमन करता है, यानी कि जितने भी जो ऋतुएं आती है, बरसात वगैरह, वो सारे उनका नियमन यही करता है। यह मानसून को आकर्षित करता है। और यहाँ की अगर मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर रेतीली बलुई मिट्टी है, जिसे हम एंटीसोल भी कहते हैं। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी नदी है। एवं इसका ढाल, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो ढाल है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। और यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उसे मरुद्भिद अथवा जीरोफाइट कहते हैं। और यहाँ पर सर्वाधिक जो अपर्दन होता है वो वायु अपर्दन होता है। सर्वाधिक अपर्दन कौन सा होता है? वायु अपर्दन होता है। देखिए अब राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय विभाग को भी पुनः विभाजित किया गया, इसको भी पुनः विभाजित किया गया। किन में विभाजित किया गया देखते हैं कि देखिए राजस्थान में ये जो हम देखें, अगर मैप में देखें, देखिए मैप में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये 25 सेमी वर्षा रेखा है। 25 सेमी वर्षा रेखा है ये जो है, ये 25 सेमी वर्षा रेखा है। यह पूरा जो ये है हमारा, ये है पूरा हमारा पश्चिमी मरुस्थल है। इसको जो 25 सेमी वर्षा रेखा है, ये जो 25 सेमी जो वर्षा रेखा है, ये दो भागों में विभाजित कर रही है। ये दो भागों में विभाजित कर रही है। तो देखिए दो भागों में इसने विभाजित किया। जो पश्चिम वाला भाग है और एक है ये हमारा इसके ये वाला भाग, जो पश्चिम वाला भाग है इसका, उसको हमने कहा है, क्या कहा है हमने? शुष्क रेतीला प्रदेश। क्या कहते हैं उसको? शुष्क रेतीला प्रदेश। तो सबसे पहले हम बात ध्यान रखते हैं कि पश्चिमी मरुस्थल को किसने विभाजित किया है।
पश्चिमी मरुस्थल को विभाजित कहाँ से किया गया, तो हम बोलेंगे कि पश्चिमी मरुस्थल को हमने विभाजित किया है यहाँ से। ये कौन सी रेखा है, 25 सेमी वर्षा रेखा इसको विभाजित करती है। ठीक है, तो इसके अलावा अब इस 25 सेमी वर्षा रेखा के जो पश्चिम का जो एरिया है, ये जो पश्चिम का जो एरिया है ये वाला, इसको हमने कहा है कि शुष्क रेतीला प्रदेश। क्या कहा है हमने इसको, शुष्क रेतीला प्रदेश कहा है। जबकि जो इसके पूर्व वाला ये वाला जो भाग है, ये वाला पूरा, इसको हमने कहा है अर्धशुष्क प्रदेश। क्या कहा है इसको, अर्धशुष्क प्रदेश। अब देखिए, ये जो पश्चिम शुष्क रेतीला प्रदेश है, इसको भी पुनः हमने दो भागों में बांटा गया है। एक तो वहां पर जहां पर रेतीला मरुस्थल नहीं है, जिसको हमने कहा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और लगभग टोटल जो मरुस्थल है उसका 41.50% है। तो देखिए ये कौन सा है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये वाला जो क्षेत्र है यह है बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश। यहाँ पर पथरीली चट्टानें पाई जाती है जिसे हम्मादा कहा जाता है। यहाँ पथरीली चट्टानी मरुस्थल है। अब देखिए, इसके अलावा जो भाग बच गया है, ये वाला जो पूरा ये जो भाग बच गया है ये वाला, इसको हमने कहा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप यानी कि धोरे, बालू का स्तूप, बालू का के टीले, रेतीले टीले, इससे हमने कहा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और यह टोटल मरुस्थल का, शुष्क रेतीले प्रदेश का 58.50% भाग है। तो जैसा कि आपने अभी मैप में देखा है, जो बाकी का है जो है वो यही है। ठीक है, अब देखिए, अब जो अर्धशुष्क प्रदेश है उसको भी हमने पुनः विभाजित किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए, मैप में अगर हम देखें तो कौन सा है, ये रहा, ये अर्धशुष्क प्रदेश है। ये कौन सा है, ये अर्धशुष्क प्रदेश है। अब देखिए, इससे भी पुनः विभाजित किया गया है। किस किस में विभाजित किया है हमने, घग्गर प्रदेश में विभाजित किया है, शेखावाटी प्रदेश में विभाजित किया, नागौरी उच्चभूमि में विभाजित किया और गोडवाड़ प्रदेश में विभाजित किया, जो कि आगे हम वापस देखेंगे। अब देखिए, अब अगर हम पश्चिमी मरुस्थल की बात करें, मैप में अगर हम बात करें, देखिए मैप में ये जो है ये है 50 सेमी वर्षा रेखा है जो अरावली के समांतर जाती है। इसके पश्चिम में, इस वाले भाग में पश्चिम में पश्चिमी मरुस्थल है। एवं अब पश्चिमी मरुस्थल को भी देखिए, पश्चिमी मरुस्थल को भी, ये जो हमारी है ये कौन सी है, 25 सेमी वर्षा रेखा दो भागों में विभाजित कर रही है। कौन से, शुष्क रेतीला प्रदेश एवं अर्धशुष्क प्रदेश में विभाजित कर रही है। अब इसके अलावा देखिए, राजस्थान में से तीन वर्षा रेखाएं जा रही है। एक तो कौन से, 50 सेमी, एक हमने 25 सेमी, इसके अलावा एक जो है वो है 10 सेमी जो सिर्फ जैसलमेर से गुजरती है। देखिए, जैसलमेर से गुजरती है। तो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पे 3 रेखाएं जा रही है, 3 वर्षा रेखाएं जा रही है। अब हम देखिए आगे हम बात करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी आपने देखा कि हमने जो पश्चिमी मरुस्थल है उसको दो भागों में बांटा था, एक तो शुष्क रेतीला प्रदेश और अर्धशुष्क रेतीला प्रदेश। अब शुष्क रेतीले प्रदेश को भी हमने पुनः दो भागों में बांटा गया, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश एवं मुक्त प्रदेश एवं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, दो भागों में बांटा गया। जबकि अर्धशुष्क को हमने 4 भागों में बांटा है। तो देखिए, 4 भाग कौन से, घग्गर, ये रहा घग्गर का मैदान, फिर शेखावाटी, तो ये रहा शेखावाटी, और फिर नागौरी उच्च भूमि, तो ये रहा नागौरी उच्च भूमि, एवं गोडवाड़ा प्रदेश, जो ये रहा गोडवाड़ा प्रदेश। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान के जो अर्धशुष्क प्रदेश है उसको भी हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। अब देखिए, ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, वो फैला हुआ है पोखरण, बालोतरा एवं फलोदी के मध्य। पोखरण, बालोतरा एवं फलोदी के मध्य ये है। एवं देखिए, इसे हम्मादा कहा जाता है, हमने जैसा कि अभी पढ़ा। अब देखिए, कुछ शब्दावली है जिसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये पोखरण से बालोतरा के मध्य में यहाँ पर अवशिष्ट पहाड़ियाँ है जिसे हम मगरा कहते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि बताइए मगरा किसे कहते हैं, तो
पोकरण से जो बालोतरा के मध्य में जो ये पाई जाती है अवशिष्ट पहाड़ियाँ, उसे क्या कहा जाता है? उसे मगरा कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम और देखें, इसके अलावा अगर हम और बात करें कि देखिए पोकरण से मोहनगढ़ जैसलमेर में भूगर्भीय जल पट्टी पाई जाती है, जिसे हम लाठी सीरीज कहते हैं, जिसे हम लाठी सीरीज कहते हैं। इसी लाठी से यहीं पर सेवण घास की अधिकता, जो कि काफी पौष्टिक होती है, यह है लाठी सीरीज। तो पूछ सकते हैं, बताइए लाठी सीरीज क्या है? तो पोकरण से मोहनगढ़ जैसलमेर में भूगर्भीय जो जल पट्टी पाई जाती है उसे हम लाठी सीरीज कहते हैं। और मगरा क्या होती है? तो पोकरण से बालोतरा के मध्य में जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती है उसे मगरा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे बालू का स्तूप का मतलब क्या होता है? बालू का स्तूप का अर्थ होता है कि रेत के टीले। तो देखिए ये रेत के टीले कई प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के रेत के टीले दे रखे हैं। पहला अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, जिसे हम सीप भी कहते हैं, ये पवन की दिशा के समांतर होते हैं। अनुप्रस्थ, जो कि पवन की दिशा के अनुप्रस्थ होते हैं। बरखान, यह गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। एवं मरुस्थलीकरण हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी यही है। इसके अलावा पैराबोलिक, देखो पैराबोलिक इस टाइप से होते हैं। एवं तारा, जैसे तारा बालू का स्तूप, तारा के आकृति के। एवं एक होता है सब्र काफिज बालू का स्तूप। देखिए छोटी झाड़ियाँ जो होती है उसके किनारे पर जो मिट्टी इकट्ठा हो जाती है उससे हम कहते हैं सब्र काफिज बालू का स्तूप। तो ये वाले जो बालू का स्तूप है वो कहाँ पाए जाते हैं? ये वाले बालू का स्तूप, ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, युक्त प्रदेश है, यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर रेत के टीले पाए जाते हैं। तो कितने प्रकार के? हमने 6 प्रकार के रेत के टीले देखे। अब देखिए हम बालू का स्तूप के अथवा जो हमारा मरुस्थल है उसमें कुछ और टर्म, हमादा के, अभी हमने देखा हमादा के पथरीला जो मरुस्थल है उससे हमादा का था। ईर्घ का मतलब होता है कि पूरी तरीके से मरुस्थल, महान मरुस्थल। और रेग का मतलब होता है कि मिश्रित मरुस्थल। इसके अलावा देखिए लघु मरुस्थल, कच्छ से बीकानेर तक जो मरुस्थल उसे लघु मरुस्थल कहा जाता है। ये हमारा जो कहाँ से, कच्छ से बीकानेर तक, तो ये यहाँ पर जो मरुस्थल है एक तरीके से ये वाला, तो ये यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसे हम कहते हैं लघु मरुस्थल, जो कि कच्छ से बीकानेर तक फैला हुआ है, जिसे हम कहते हैं लघु मरुस्थल। अब देखिए अब हम बात करते हैं अर्धशुष्क प्रदेश की। हम बात करते हैं अर्धशुष्क प्रदेश की। तो देखिए अर्धशुष्क प्रदेश में क्या क्या है हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान का हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में फैला हुआ है। इसके अलावा हम शेखावाटी प्रदेश हमने देखा, ये शेखावाटी में फैला हुआ है। शेखावाटी के आने का मतलब झुंझुनू, चूरू एवं सीकर में। नागौरी उच्च भूमि, देखिए नागौर में कुछ उच्च भूमि, जिसे हम नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। अब नागौरी उच्च भूमि के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें कि नागौरी उच्च भूमि, इसमें हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं नागौरी उच्च भूमि में इसको भी 3 श्रेणी में बांटा गया। एक तो मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी एवं जायल श्रेणी। मकराना श्रेणी में क्या है? संगमर का जमाव क्षेत्र है। मांगलोद में क्या है? जिप्सम का जमाव क्षेत्र है। एवं जायल श्रेणी में फ्लोराइड का है। तो अगर यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये मकराना श्रेणी है। और अगर हम यहाँ पर बात करें ये मांगलोद, यहाँ पर मांगलोद का जमाव क्षेत्र मांगलोद श्रेणी है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो ये जायल श्रेणी है। ये जो एरिया है वो जायल श्रेणी का है। तो नागौरी उच्च भूमि पे हमने देखा कि कुल मिलाकर 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। तीनों क्षेत्र में हमने देखे कि 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं कि एक तो नागौरी उच्च भूमि में, एक तो मकराना श्रेणी, मांगलोद एवं जायल श्रेणी। देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें, ये देखिए कुब्बड़ पट्टी। तो कुब्बड़ पट्टी क्या होती है? नागौर से अजमेर के बीच में यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, जिसके कारण यहाँ के जो लोगों में है कुब्बड़ का रोग हो गया, इसलिए यहाँ पे इससे कहते हैं कुब्बड़ पट्टी कहते हैं, जो कि नागौर से अजमेर के मध्य में फैली हुई है। देखिए इसके अलावा जो लास्ट इसका जो भाग है वो है गोंडवाना प्रदेश। जो बाकी का जो प्रदेश है वो गोंडवाना प्रदेश है और इसी को लूनी प्रदेश भी कहा जाता है। इसी को हम लूनी प्रदेश भी कहते हैं। लूनी प्रदेश इसी को कहा जाता है।
तो जैसा कि आज आपने देखा कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। मरुस्थलीय है, अरावली, पूर्वी मैदानी एवं हाड़ौती का पठार, जिसमें से हमने मरुस्थलीय भाग का आज देख लिया है। अब बाकी के भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप बताइए हमें, आपको हमारा ये चैनल कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए एवं अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।